आज हम गोता लगाने वाले हैं इतिहास के शायद सबसे बेहतरीन मिस्ट्री नॉवेल्स में से एक में। ये एक ऐसी कहानी है, इतनी डरावनी, इतनी पेचीदा कि इसने दशकों से पढ़ने वालों के होश उड़ा रखे हैं। तो चलिए इसके रहस्यों की परतें खोलते हैं। चलिए शुरुआत ही एक ऐसे नंबर से करते हैं जो होश उड़ा देगा। 10 करोड़ से भी ज्यादा कॉपियां। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला मिस्ट्री नॉवल है। मतलब ये एक साहित्यिक घटना है वाकई। तो ठीक है, चलिए इस गुत्थी को परत दर परत खोलते हैं। ये रहा हमारा रोड मैप ये समझने के लिए कि आखिर ये कहानी इतनी यादगार क्यों है। हम इसकी जबरदस्त कामयाबी से शुरू करेंगे, फिर आइलैंड के डरावने सेटअप को देखेंगे, उस जानलेवा नर्सरी राइम को समझेंगे, कहानी के दिल में जो नामुमकिन सा लगने वाला क्राइम है उसे सुलझाएंगे, और आखिर में इसकी विवादों से भरी विरासत पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहले, आखिर ये किताब इतनी बड़ी हिट हुई कैसे? कैसे एक इतनी अंधेरी, इतनी डरावनी कहानी दुनिया की सबसे पसंदीदा किताब बन गई? और सबसे मजेदार बात क्या है पता है कि इसकी राइटर क्वीन ऑफ क्राइम अगाथा क्रिस्टी के लिए भी इसे लिखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उन्होंने खुद कहा था कि वो इस आइडिया से बहुत ज्यादा प्रभावित थी कि 10 लोगों को मारना है, और वो भी इस तरह कि कहानी मजाक न लगे और कातिल कौन है ये भी साफ साफ पता न चले। तो ये उनके लिए सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये एक पहेली थी जिसे सुलझाकर उन्हें बहुत गर्व हुआ। अब चलते हैं कहानी के दिल में। देखिए, इस कहानी की जो असली जीनियस है ना, वो इसकी एकदम परफेक्ट और घुटन भरी सेटिंग से शुरू होती है। सब कुछ एक सुनसान द्वीप पर भेजे गए एक रहस्यमयी न्योते से शुरू होता है। तो सीन कुछ ऐसा है, 8 अजनबी जिनके अपने अपने गहरे राज हैं, उन्हें एक आइलैंड पर बुलाया जाता है। वहां पहुंचने पर उनका स्वागत एक बटलर और एक कुक करते हैं, लेकिन मेजबान मिस्टर एंड मिसेस यू एन ओवन गायब हैं। फिर अचानक एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड बजता है और एक आवाज घर में मौजूद सभी 10 लोगों पर कातिल होने का इल्जाम लगाती है। ऐसे कातिल जो कानून की पकड़ से बच निकलें। और ये नाम यूएनओएन, असल में ये अननोन यानी अज्ञात के लिए एक बहुत ही डरावना मजाक है। और अब यहीं से कहानी असली खौफनाक मोड़ लेती है। कत्ल बस यूं ही नहीं हो रहे, वे एक तयशुदा खौफनाक तरीके से हो रहे हैं, जैसे किसी ने पहले से ही सब कुछ लिख दिया हो। सोचिए, हर गेस्ट को अपने कमरे में ये बच्चों वाली कविता फ्रेम की हुई मिलती है। खाने की मेज पर 10 छोटे छोटे खिलौने रखे हैं, और जैसे ही पहले मेहमान की मौत एक जहरीली ड्रिंक से दम घुटने से होती है, ठीक कविता की पहली लाइन की तरह मेज पर से एक खिलौना गायब हो जाता है। खेल शुरू हो चुका था। और ये उपन्यास इतना जीनियस क्यों है, वो इस टाइमलाइन से साफ हो जाता है। जरा देखिए, एंथनी मार्स्टन, जिस पर तेज गाड़ी चलाकर बच्चों को मारने का इल्जाम था, उसका दम घुट गया। मिसेस रॉजर्स, जिसने अपनी मालकिन को मरने दिया, वो ओवरडोज से सोती रह गई। हर कत्ल कविता की एक लाइन को फॉलो करता है। ये एक ऐसा माहौल बना देता है जिससे बचना नामुमकिन है। मेहमानों को ये समझ आ जाता है कि उनका शिकार एक लिखी हुई स्क्रिप्ट के हिसाब से हो रहा है, और वो बेबस हैं। ये सिर्फ कत्ल नहीं, ये एक दिमागी टॉर्चर है। तो जैसे जैसे एक एक करके लाशें गिरती हैं, शक और डर का माहौल बढ़ता जाता है, और ये सेटअप हमें एक बड़ी लॉक्ड रूम मिस्ट्री की तरफ ले जाता है। बस फर्क इतना है कि यहाँ बंद कमरा एक पूरा का पूरा द्वीप है। अब जरा पुलिस के नजरिए से सोचिए। वो आखिरकार द्वीप पर पहुंचते हैं और उन्हें मिलती हैं 10 लाशें, 10 मरे हुए लोग और कोई नहीं। द्वीप पर किसी और के आने जाने का कोई निशान नहीं, कोई नाव नहीं, कुछ भी नहीं। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? जवाब जितना सीधा है उतना ही दिमाग घुमा देने वाला। कातिल कोई बाहर से नहीं आया था। कातिल उन्हीं 10 लोगों में से एक था जो पूरे वक्त एक शिकार होने का नाटक कर रहा था। तो ये मास्टरमाइंड था कौन? रिटायर्ड जज लॉरेंस वॉग्रेव। एक ऐसा किरदार जिसके अंदर 2 बहुत ही ताकतवर लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी भावनाएं थी। न्याय का एक जबरदस्त जुनून और साथ ही खून खराबे की एक छिपी हुई वहशी इच्छा। और जब उसे पता चला कि उसे एक जानलेवा बीमारी है, तो उसने फैसला किया कि वो दुनिया से जाने से पहले एक आखिरी, एकदम परफेक्ट, कभी ना सुलझने वाला क्राइम करेगा। तो सवाल ये है कि उसने ये सब किया कैसे? प्लान एकदम परफेक्ट था। सबसे पहले उसने 9 ऐसे लोगों को द्वीप पर बुलाया जिनके बारे में वो जानता था कि वो गुनहगार हैं, लेकिन कानून उन्हें सजा नहीं दे पाया। फिर उसने बड़ी चालाकी से डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग को अपनी मौत का नाटक करने में मदद करने के लिए मना लिया।
जब सब ने मान लिया कि वो मर चुका है तो वो बाकी मेहमानों को एक एक करके मारने के लिए आज़ाद था। उसने आखिरी जिंदा बची वेरा को इतना डरा दिया कि उसने अपराध बोध में खुद अपनी जान ले ली और अंत में उसने खुद को गोली मार ली, ठीक उसी तरह जिससे उसकी नकली मौत हुई थी। अपना कबूलनामा उसने एक बोतल में बंद करके समंदर में फेंक दिया, जो इस नामुमकिन से लगने वाले क्राइम का अकेला सबूत था। चलिए अब बात करते हैं इसकी लेगेसी की और देखते हैं कि कैसे इस बेहद डार्क कहानी को इतने सालों में अलग अलग तरीकों से दिखाया गया, इस पर बहस हुई और यहाँ तक कि इसे बदला भी गया। उपन्यास का जो अंत है वो एकदम बेरहम है। सब मर जाते हैं, सिंपल। ये अपराध और सजा की एक ऐसी कहानी है जिसमें कोई नहीं बचता। लेकिन ये ऑडियंस के लिए कुछ ज्यादा ही डार्क था। इसलिए अगाथा क्रिस्टी ने खुद स्टेज प्ले के लिए एक हैप्पी एंडिंग लिखी, जिसमें दो किरदार बेकसूर निकलते हैं, बच जाते हैं और कातिल को नाकाम कर देते हैं। और यही हैप्पी एंडिंग शुरुआती ज्यादातर फिल्मों में इस्तेमाल की गई। और हाँ, इस किताब के टाइटल की भी अपनी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल कहानी है। जब ये पहली बार 1939 में यूके में छपी तो इसका टाइटल एक आपत्तिजनक गाने पर आधारित था। इसी वजह से 1 साल बाद अमेरिका में इसका नाम बदलकर एंड देन देयर वर नन कर दिया गया और कई दशकों तक इसके टाइटल बदलते रहे, जब तक कि पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड नाम तय नहीं हो गया। इन विवादों के बावजूद कहानी का असर, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ये क्रिस्टी की सबसे ज्यादा बार अडैप्ट की गई कहानी है। इसने तो मानो एक फॉर्मूला ही बना दिया क्लोज सर्कल मिस्ट्री का। मतलब कुछ लोग कहीं फंसे हुए हैं और एक एक करके मारे जा रहे हैं। इसका असर क्लासिक जासूसी कहानियों से लेकर आज की स्लैशर फिल्मों और यहाँ तक कि डिटेक्टिव कोनान जैसे जापानी मांगा में भी साफ दिखता है। और यहीं पर कहानी हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है। वॉरग्रेव खुद को इंसाफ का मसीहा समझता था, जो उन लोगों को सजा दे रहा था जहां तक कानून के हाथ नहीं पहुंचे। लेकिन उसके काम शैतानी थे। उसका वो परफेक्ट क्राइम हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इंसाफ और कत्ल के बीच की वो पतली सी लाइन कहाँ है।